Dear students, welcome back to Conceptual Question and Discussion Series, जो कि completely NCERT based होगा। आज हम लोग इस सीरीज का दूसरा वीडियो बना रहे हैं। इसमें सेल बायोलॉजी यानी कि द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज रामाचंद्रन प्लॉट इज रिलेटेड विद कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, डीएनए। अकॉर्डिंग टू आपका जो नॉलेज है उसका उसके अनुसार आपका आंसर क्या होना चाहिए। आप अपना गेस कीजिए, फिर हम बताएंगे। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जीएन रामाचंद्रन वाज एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ। किस फील्ड में जीएन रामाचंद्रन काम करते थे? प्रोटीन स्ट्रक्चर, लिपिड स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर। इसका आंसर आप कीजिए। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन वाज डिस्कवर्ड बाय। इसका आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो आपका इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? जीएन रामचंद्रन, लाइनस पॉलिंग, वॉटसन एंड क्रिक, रामदेव मिश्रा। आप अपना आंसर जो है कॉपी पे लिख के रखें, फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड बाय। रामाचंद्रन प्लॉट जो है किसके द्वारा यूज किया गया था? जीएन रामचंद्रन, लाइनस पॉलिंग, वॉटसन एंड क्रिक, रामदेव मिश्रा। तो आपने अपना आंसर इसे अ, किया होगा इनका इसका आंसर। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से जो है करता हूँ। रामचंद्रन प्लॉट इज रिलेटेड विद द कंफर्मेशन ऑफ। ये जो है प्रोटीन के कंफर्मेशन से जो है रिलेटेड है रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, जीएन रामचंद्रन वाज एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ। स्वाभाविक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में जो है इनका एक अपनी पहचान थी जो है, जो कि प्रोटीन पे बहुत ज्यादा काम किए थे इन्होंने। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। कोलाजन जो है एक एनिमल प्रोटीन है ना। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपका डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से आपका जो कोलाजन है वो जो है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना? कैसा है स्ट्रक्चर? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये आपका हो गया कोलाजन। तो ये भी जो है जीएन रामाचंद्रन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, है ना। कोलाजन जो है आपका एक मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन था, रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड बाय। तो अगेन इसका आंसर जो है जीएन रामाचंद्रन होगा, इन्हीं के नाम से था। अब ये सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी से कहाँ से बनाया ये आपको मैं दिखाता हूँ, और रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। तो ये हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है जीएन रामाचंद्रन के बारे में। ये इनका बॉर्न जो है 1922 में हुआ और इनका डेथ जो है 2001 में हुआ। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ जीएन रामाचंद्रन
है ना, एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में एक ये इनका एक बहुत बड़ी जो है साइंटिस्ट रहे हैं। was the founder of the Madras School of the Conformational Analysis of Biopolymers, है। तो मद्रास स्कूल का जो फाउंडर थे यही थे, और उसमें किस चीज का स्टडी एनालिसिस किया जाता था? बायोपॉलिमर्स का कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस किया जाता था। कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस क्या होता है? तो कन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, दो वर्ड, कन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। कन्फर्मेशन में क्या है कि विदाउट, मान लेते हैं कि ये आपका कार्बन है, यहाँ पे कोई जो है एटम है, ए बी, इधर मान लेते हैं आपका सी एंड डी है ना। तो इसको रोटेट करके इसके कंफर्मेशन स्पेशल अरेंजमेंट का जो एटम है इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम चाहें तो ऐसे करके, है ना, इधर मान लेते हैं आपका अगर सी है और इधर अगर डी है, तो इसको रोटेट करके इधर हम बी इधर ला सकते हैं और ए को इधर ला सकते हैं। तो कंफर्मेशन चेंज हुआ विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, है ना। विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड अगर हम स्पेशल अरेंजमेंट को चेंज कर पा रहे हैं सिर्फ रोटेशन, सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ रोटेट करके। कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इसमें स्पेशल अरेंजमेंट विदाउट ब्रेकिंग आप बॉन्ड को नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं इसमें डबल बॉन्ड है ना, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे आपका डी है। तो इसको आप विदाउट ब्रेकिंग, without breaking the bond you cannot change the स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द, ये आपका जो एटम इससे लगे हुए हैं। तो कंफर्मेशन मतलब हुआ कि हम विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड को हम यहाँ पे रोटेशन कर सकते हैं और स्पेशल अरेंजमेंट को हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंफर्मेशन का मतलब यहाँ पे ये मीनिंग है। बायोपॉलीमर्स का क्या मतलब होता है? तो बायोपॉलीमर्स यानी कि पॉलीमर किसी पर्टिकुलर यूनिट का जो है रिपीट होना। और चूंकि वो बायो वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी पॉलीमर होंगे वो लिविंग सेल की बात कर रहा है, उसके अंदर पॉलीमर होने वाले। तो जैसे ग्लूकोज का पॉलीमर अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजेन बना देता है ना। ग्लूकोज का जो है एन टाइम जो है इसको जोड़ देंगे ऐसे करके, तो ये है आपका ग्लाइकोजेन बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हम डीएनए की बात करें तो वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, और हम प्रोटीन की बात करें तो वो एमिनो एसिड का पॉलीमर है। तो ये सब बायोपॉलीमर्स है। तो यहाँ पे चूंकि इन्होंने प्रोटीन का स्टडी करते थे, तो यानी कि यहाँ पे प्रोटीन एक तरह से बायोपॉलीमर की बात कर रहा है, जो कि एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। तो इन्होंने किसका डिस्कवरी किया था? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो आपको ऑलरेडी बताए कि जैसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है आपका डीएनए का, उसी तरीके से कोलाजन जो प्रोटीन है वो ट्रिपल हेलिक्स के रूप में जो है रहता है, समथिंग ऐसा, है ना, समथिंग जो है ऐसे। तो ये ट्रिपल हेलिक्स है जो स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। कोलाजन आपका कहाँ पे मिलता है? एनिमल में जो है प्रेजेंट होता है कोलाजन। एक प्रकार के ये क्या है? प्रोटीन है।
कोलाजन क्या है? प्रोटीन है, जो कि कहाँ मिलते हैं आपका? एनिमल में मिलेंगे। तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन को जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। कहाँ पे पब्लिश किया था? नेचर, एक जर्नल होता है, नेचर जर्नल में पब्लिश किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ रामाचंद्रन ने जो है अपना डिस्कवरी जो था वो किस जर्नल में पब्लिश किया था? नेचर में पब्लिश किया था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, किस ईयर में पब्लिश किया था? 1954 में जो है पब्लिश किया था। एंड हिज एनालिसिस ऑफ द अलाउड कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन थ्रू द यूज ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट, है ना, रामाचंद्रन प्लॉट में जो है कोई जो कंफर्मेशन है किसी प्रोटीन का, वो इतना जो है वो कंफर्मेशनल चेंज हम कर सकते हैं। तो रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में अगर हम बात करें तो रामाचंद्रन प्लॉट की बात अगर करें तो हम यहाँ पे बताते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसके बारे में। एक्चुअली क्या है, कोई भी अगर आप प्लॉट जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, तो कोई आपको कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है एक्स एंड वाई का 2 और 3 है, तो मान लेते हैं इधर 1 है इधर 2 है, तो ये आप इधर 2 जाते हैं, और इधर मान लेते हैं ये 1 है 2 है और ये 3 है, 1 2 और 3। तो एक्स की तरफ आप 2 जाएंगे, है ना, और वाई की तरफ आप 3 जाएंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये बताता है कि ये जो वैल्यू है या जो पॉइंट है वो इस रीजन में आएगा। उसी तरीके से रामाचंद्रन प्लॉट ने, अगर जैसे मान लेते हैं कि हमारा एमिनो एसिड है ना, तो ये आपका NH3+ है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका कार्बन है, और यहाँ पे जो है समथिंग जो है ये हाइड्रोजन है, ये आपका CO- है, यहाँ पे R ग्रुप है, यहाँ पे R ग्रुप है। तो ये आपका एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड मिलके जो है ये एक एमिनो एसिड हो गया, और एक एमिनो एसिड ये हो गया, और ये समथिंग ऐसा। एंड ये जो CO ग्रुप है मान लेते हैं, अगर ये बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो ये आपका COOOH था यहाँ पे, और यहाँ पे आपका NH था, और यहाँ पे H था, है ना, और यहाँ पे ये एक अलग एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड में ये COH ग्रुप है, और दूसरा एमिनो एसिड का जो है यहाँ पर ये NH2 ग्रुप है। उसमें से क्या होता है कि ये यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो उसके लिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलना पड़ता है। निकल जाएगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, है ना, तो वही बॉन्ड यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो अब रोटेशन कहाँ पर होगा? तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के अगर हम देखें तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में अगर रोटेशन होगा, सिंगल बॉन्ड है, कंफर्मेशनल चेंज होगा थोड़ा बहुत, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं साई, है ना, साई एंगल। और अगर ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जितना रोटेशन होगा उसको बोलते हैं फाई। तो रामाचंद्रन प्लॉट में हम लोग साई एंड फाई, किसी भी प्रोटीन का वो जो साई एंड फाई एंगल है वो कितना रोटेट होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट प्लॉट बनाते समय हम लोग दो एंगल की बात करते हैं, साई एंड फाई एंगल, और उसको रामाचंद्रन प्लॉट में समथिंग ऐसा जो है ना, ऐसा करके वो दिखाता है। ये मान लेते हैं इधर -80 है, ये 0 है, ये 0 है, ये इधर माइनस, इधर भी -80 है। तो साई एंगल ये मान लेते हैं कि आपका साई है, और ये मान लेते हैं आपका फाई है, सपोज दैट, है ना। तो
कोई प्रोटीन का साई एंगल मान लेते हैं कि ये इधर मान लेते हैं -60 है, तो ये यहाँ पर रेंज आएगा। और ये मान लेते हैं -30 है, तो ये फाई एंगल जो है, इसका वैल्यू जो है इस रेंज में आएगा। तो कोई प्रोटीन जो है का कन्फॉर्मेशनल जो साई फाई का एंगल है, वो इस रेंज में जो है रोटेट करता है। तो जस्ट इस तरह का एक प्लॉट जो है बनाते हैं अलग अलग प्रोटीन का, कि उसका रोटेशन साई फाई एंगल जो है किस रेंज में जो है आता है। तो ये जस्ट एक प्लॉट, रामाचंद्रन प्लॉट यही हो गया, रामाचंद्रन प्लॉट। इसको जस्ट थोड़ा सा समझने के लिए, बाकी ये सब इंफॉर्मेशन आपको जरूरत है नहीं, सिर्फ रामाचंद्रन प्लॉट टर्म ही आपको याद रखना काफी है। तो हम लोग देखें कि ये रामाचंद्रन प्लॉट जो होता है वो अलग अलग प्रोटीन का कंफर्मेशन कितना वो साई फाई एंगल जो है रोटेट कर सकता है, उसके आधार पर हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट बनाते हैं। कह रहा है कि जो रामाचंद्रन प्लॉट उन्होंने जो यूज किया था, रैंक अमोंग द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में ये भी टर्म याद रखो, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है ना, सिस्टेमेटिक बायोलॉजी का, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, अलग अलग बायोलॉजी का टर्म यूज किया जा सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि इस रामाचंद्रन प्लॉट जो था वो एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन था किस बायोलॉजी में, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में या कोई और बायोलॉजी में। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। He was born on October 8, 1922 in a small town not far from the Cochin on the southwestern coast in India. His father was a professor of mathematics at a local college and thus had considerable influence in shaping रामचंद्रन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। क्योंकि इनका पिताजी जो है मैथमेटिशियन थे, तो स्वाभाविक है इनका भी इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में डेवलप हुआ। Of Ramachandran plot after completing his school year, Ramachandran graduated in 1942 में इनका ग्रेजुएशन हुआ एज द टॉप रैंकिंग स्टूडेंट इन द बीएससी ऑनर्स। बीएससी ऑनर्स किसमें किए थे उन्होंने? फिजिक्स में किए थे, कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में जाकर के। ही रिसीव्ड पीएचडी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, है ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनका पीएचडी हुआ था 1949 में। इस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हमको नहीं लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, पहले इनके काम से क्वेश्चन बनाया जाएगा, बाद में भले इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। फाइल एट कैम्ब्रिज, रामाचंद्रन जो है एक साइंटिस्ट से मिले, उसका नाम है लाइनस पॉलिंग। was deeply influenced by his publication on the model of the alpha helix and beta sheet structure। लाइनस पॉलिंग जो एक साइंटिस्ट थे, वो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर पे काम करते थे, प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर पे काम करते थे। तो इनसे प्रभावित होकर के उन्होंने भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया, और जो उन्होंने कोलाजन का जो स्ट्रक्चर है उसको जो है डिस्कवर किया था, जो कि ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये था, यहाँ से सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे। अब आप देखेंगे तो आप आराम से जो है, अगर ये नॉलेज होता, ये पढ़े होते, तो आप रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो प्रोटीन से रिलेटेड है। फिर ये आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर पे जो है वो इस फील्ड में जो है इनका एक अपना बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग फिगर के रूप में जाने जाते हैं। फिर यहाँ पे आपका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन अगेन जीएन रामाचंद्रन हो जाएगा। और ये वाला स्ट्रक्चर रामाचंद्रन प्लॉट जो है किसने दिया था? रामाचंद्रन ने दिया था, जीएन रामाचंद्रन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग? क्या ऐसा चीज है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है? और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव? या दूसरा इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा चीज है जो कि इनएनिमेट यानी कि नॉन लिविंग में नहीं होता है? इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता है, जो कि वो लिविंग थिंग में प्रेजेंट होता है, हैज। बट लिविंग थिंग हैज दैट, बट वो लिविंग थिंग में होता है। तो लिविंग बनाने के लिए क्या ऐसा चीज है जो कि कोई थिंग्स लिविंग हो जाता है? प्रोटीन होगा, सेल होगा, आरएनए होगा, डीएनए होगा। क्या होगा? तो प्रोटीन आपका नहीं होगा,
आरएनए भी नहीं होगा, डीएनए भी नहीं होगा, ये सेल है ना। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ कोई भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट। हाँ, तो इसका आंसर आपका सेल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ। तो कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। ये अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो वह किया हुआ है। और परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ जो भी होता है वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। Which of the following can perform the essential function of life and exist independently? Unicellular eukaryotes, क्या ये एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है और इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट करता है? तो यस, ये करता है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट करेगा? सोचिए। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स करेगा? मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट्स करेगा? आपके अनुसार क्या होना चाहिए आंसर? आप अपना आंसर टिक कीजिए। तो अब हम इसका आंसर को डिस्कस करते हैं कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात किया हो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, ये तो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो। मल्टी सेलुलर तो करेगा ही करेगा, है ना। मल्टी सेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो तो करेगा ही करेगा। और यूनिसेलुलर भी करता है, चाहे वो प्रोकैरियोट है चाहे यूकैरियोट है। तो यूकैरियोट यूनिसेलुलर यूकैरियोट तो करेगा ही करेगा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ये भी करेगा, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट ये भी करेगा। अब ये चौथा जो ऑप्शन है मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट जो है वो ऑलवेज कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। तो मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट ये तो कहना ही जो है गलत हो गया। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है? एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी है ना स्ट्रक्चर जो एक सेल से कम है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो शो नहीं करता है। ये बात सही है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बात भी सही है। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। तो इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हुआ, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करके जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप किया गया। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ तब हम लोग जा करके, है ना, सेल के अंदर का स्ट्रक्चर को भी हम लोग डिटेल स्टडी कर पाए। तो ये बात भी जो है सही है। तो तीनों स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। Who examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells which form the tissue of the plant। ये किसने किया था? ये आपका मिथियस स्लाइडेन हो जाएगा। स्लाइडेन पे जो है, स्लाइडेन जो है प्लांट पे काम किए थे, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेल प्लांट को देखा और उसमें देखा कि प्लांट जो है वो प्लांट जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स का बना होता है, मेड अप ऑफ, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट सेल्स। मान लेते हैं कि इस तरह का सेल है ना, इस तरह का सेल है, इस तरह का रेक्टेंगुलर सेल है। तो अलग अलग प्रकार का सेल बना है। और आप जानते हैं कि
है ना। अगर सेल का स्ट्रक्चर सिमिलर है, ओरिजिन सिमिलर है, फंक्शन एक तरह का ही कर रहा है, तो उसको हम टिश्यू बोल देते हैं। तो वही लिखा हुआ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। तो टिश्यूज अलग अलग टिश्यू बनाता है। मान लीजिए इस तरह का सेल है, तो ये टिश्यू जो है आपका एक अलग प्रकार टिश्यू बना दिया। इस तरह का कोई सेल है, वो जो है टिश्यू आपका बी बना दिया। इस तरह का सिमिलर सेल्स हैं और एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ओरिजिन भी इसका सेम है, तो इसको हम लोग टिश्यू सी बोल देंगे। तो ये काम जो है मैथियस स्लाइडन ने किया था। इसके बाद है who concluded that the presence of cell was the unique character of the plant cell। तो प्लांट सेल पे काम तो स्लाइडन ने किया था, लेकिन ये बात कि प्लांट जो है वो सेल वॉल जो है यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का, स्लाइडन ने नहीं बोला था, ये बोला था स्वान ने बोला था। क्योंकि स्वान जो है कंपैरेटिव स्टडी किए थे, उन्होंने एनिमल पे तो काम करते ही करते थे, है ना, और उन्होंने प्लांट पे भी काम किए थे, उनको उसको भी ऑब्जर्व किए थे और एनिमल को भी देखते थे। यहाँ पे देखते थे ये जो है सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहता था, बट यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी दिखता था उनको, है ना। जब जब वो प्लांट सेल को देखते थे ये सेल वॉल दिखता था, बट जब वो एनिमल सेल को देखते तो सेल वॉल जो है उनको नहीं दिखता था, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन दिखता था। इसके आधार पे स्वान ने बोला कि जो है सेल वॉल जो है वो यूनिक कैरेक्टर है किसका, प्लांट सेल का। तो इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया था, बट स्लाइडर ने सिर्फ प्लांट को ही देखा था। हालांकि स्वान मेनली जो है, अब स्वान क्या है, एक वर्ड है, इसे याद रख सकते हैं। स्वान एनिमल से रिलेट कर सकते हैं कि थोड़ा स्वान जो है वो एनिमल सेल को यानी कि एनिमल का स्टडी करते थे मेनली। हालांकि उन्होंने प्लांट का भी स्टडी, प्लांट को भी देखा था जो हम्म, इसीलिए तो उन्होंने ही ये बात बोला था। तो अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उसके बाद है द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन, कब किया था, तो ये जो है वो 1831 में जो है इसका आंसर हो जाएगा। मैथियस स्लाइडन वाज कहाँ के साइंटिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। फिर जो है मैथियस स्लाइडन डिड हिज एक्सपेरिमेंट, कब वो काम किए थे, और तो वो 1838 में किए थे। इसके बाद जो है फ्लोडर स्वान जो है वो जो है एक, पहले एनसीईआरटी में वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, लेकिन अब जो है उसको जर्मन जूलॉजिस्ट मॉडिफाई कर दिया गया न्यू एनसीईआरटी में। तो जर्मन जूलॉजिस्ट थे जो मेनली जो है एनिमल पे काम करते। फ्लोडर स्वान डिड हिज एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने कब किया था, तो ये इन्होंने 39 में किया था, 1839 में जो। Who studied different type of animal cells and reported that cell had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। तो ये जो है आपका स्वान आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही देखा था कि जो है वो थिन आउटर लेयर प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, जिसको आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं। Who proposed the hypothesis that body of the animal and plant are composed of cells and product of cells। तो proposed hypothesis यहाँ पे ध्यान देना है। हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था तो वो सिंगल आदमी थे, थियोडर स्वान ने प्रपोज किया था। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, जब फॉर्मुलेटेड वर्ड आएगा तब वहां पे स्लैटन एंड स्वान दोनों आ जाएगा। इसके बाद हु फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये तो रुडोल्फ फर्काउ ने कहा था, है ना।
ये इन्होंने फॉर्मुलेट तो किया था, बट इन्होंने ये नहीं बताया था कि जो है हाउ न्यू सेल्स, है ना, न्यू सेल कहाँ से बनता है। ये बात जो है स्लाइडन एंड स्वान ने नहीं बताया था कि हाउ न्यू सेल्स, है ना, फॉर्म। ये तो इस चीज को एक तरह से इसका ड्रॉबैक है। सेल थ्योरी तो उन्होंने दिया था, बट नया सेल कहाँ से बनते हैं ये बात इन्होंने नहीं बताया था। ये रुडोल्फ वर्चाव ने बताया था कि जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जो है नया सेल जो है आपका बनता है ना। ओल्ड सेल है, इसी से जो है आपका न्यू सेल बनता है डिवाइड करके। और उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया, पूछा जा सकता है फिर से। हु मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडन एंड स्वान। तो इसका भी आंसर जो है रुडोल्फ वर्काउ होगा। इन्होंने ही जो है सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था। और क्या कहा था, सेल थ्योरी जो है अंडरस्टूड टुडे, जो मॉडर्न एक तरह से मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, वो है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये जो है रुडोल्फ वर्काउ के द्वारा कहा गया कि ये दोनों जो है ना मॉडिफाइड सेल थ्योरी के अंतर्गत आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये था आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज जो है इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में अ, अगला जो है पोर्शन जो है सेल बायोलॉजी का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप और भी कुछ आपको कोई लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जाए, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आंसर करूँगा। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, है ना, एंड बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करें, सो दैट कि आपको जब भी हम रेगुलर बेसिस पे बनाया करेंगे वीडियो, तो आपको वो नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।